In today's video, we will going to discuss the law of three stages, which is a theory presented by Auguste Comte. Basically, he was the father of sociology, and due to his contribution towards sociology, he is well known. He has also presented the theory of law of three stages. Basically, in this theory, he tried to define how people able to understand and comprehend the world around them. So basically इस थ्योरी के अंदर ये चीज़ वो डिफाइन कर रहे हैं कि इंसान किस तरह से मुख्तलिफ सिचुएशंस में अपने इर्द गिर्द होने वाले वाकयात को कैसे डिफाइन करते हैं और किस तरह से अंडरस्टैंड करते हैं. एक सिंपल सी डिस्क्रिप्शन है, इट इज़ नॉट अ बिग डील. इन्होंने ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग और ह्यूमन सोसाइटी के अंदर थ्री स्टेजेस का जिक्र किया. वो कहते हैं कि ह्यूमन थॉट डिफरेंट स्टेजेस से होकर गुजरती है और ये स्टेजेस जो है हर स्टेज अपने अंदर कोई ना कोई क्वालिटी रख रही है और बेसिकली इन स्टेजेस के थ्रू ये अंडरस्टैंड करने को मिलता है कि इंसान किस तरह से पास्ट में अपने इर्द गिर्द होने वाले कैसे के फिनोमेना को डिफाइन करते थे. फिर इंसान की प्रेजेंट जो हम कह सकते कंडीशन है उसमें किस तरह से इंसानों ने डिफाइन करना शुरू किया इंसान की थिंकिंग प्रोसेस, यानी कि इंसान का कोग्निशन या इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट किन स्टेजेस से होकर गुजरी. इन्हीं बेसिस पे इन्होंने थ्री स्टेजेस का जिक्र किया. बेसिकली इनके अंदर थ्री स्टेजेस कौन सी हैं? सबसे पहले ये थियोलॉजिकल स्टेज, ये प्री हिस्टोरिकल स्टेज है और मोस्टली ये 1300 सी तक जाती है. इस स्टेज के अंदर क्या है कि इंसान एक्सप्लेन कर रहा है अपने इर्द गिर्द होने वाले वी कैन से फिनोमेना को थ्रू रिलीजियस एंड सुपरनैचुरल बिलीव्स. तो बेसिकली इसमें क्या है, वो रिलीजियस और सुपरनैचुरल बिलीव्स का इस्तेमाल कर रहा है. थियोलॉजिकल स्टेज में बेसिकली एक ऐसी स्टेज होती है जिसमें रिलीजियस एक्सप्लेनेशंस हम देते हैं टू द वर्ल्ड. हमारे इर्द गिर्द होने वाले जितने भी इवेंट्स हैं हम उन्हें कोई ना कोई वी कैन से रिलीजियस एक्सप्लेनेशन दे देते हैं, यानी कि इन इवेंट्स की बिहाइंड गॉड को या वी कैन से डिवाइन पावर को रीजन बता देते हैं कि भाई डिवाइन पावर या गॉड है जिसकी वजह से कोई ना कोई इवेंट अगर हुआ है. जैसे मैं आपको एग्जाम्पलीफाई कर देती हूँ, कोई सिक हो गया है, इवेंचुअली उसके बिहाइंड रीजन बताया जाएगा कि गॉड जो है हमसे नाराज है, इवेंचुअली उन्होंने जो है शख्स को बीमार कर दिया है, या सपोजली उस इलाके में किसी इलाके में कोई अर्थक्वेक अकर हो जाता है या किसी किस्म की सुनामी आ जाती है, तो इवेंचुअली उसके बिहाइंड रीजन क्या बताया जाएगा कि गॉड जो है क्या है, अनहैप्पी है, इवेंचुअली उसने हमें पनिश किया है बिकॉज ऑफ आवर सिंस. सो सिंपल सी डिस्क्रिप्शन दी हुई है उन्होंने, एक थियोलॉजिकल कंसेप्ट प्रोवाइड किया हुआ है. और अगर तो कहीं बारिश हो जाए तो उसे जो है गॉड की हैप्पीनेस का बायस समझा जाता है और गॉड जो है हमें रिवॉर्ड कर रहा है. तो ये एक सिंपल सी एक्सप्लेनेशन दी जाती थी अपने इर्द गिर्द होने वाले फिनोमेना को. इसके अंदर भी कुछ स्टेजेस हैं. सबसे पहले की स्टेज को उन्होंने फेटिशिज्म का नाम दिया. फेटिशिज्म एक तरह से वो रिलीजियस बिलीव है जिसके अंदर हम इनएनिमेट मींस वो चीजें जो कि लाइफलेस हैं उन्हें हम किसी न किसी वी कैन से कि खुदाई पावर के साथ एसोसिएट कर देते हैं. कि सपोजली कोई स्टोन है या कोई ट्री है या किसी किस्म का हम कह सकते हैं माउंटेन ले लें, उसे एज अ वर्शिप मींस ले लेते हैं, उसे हम क्या वर्शिप करने शुरू कर देते हैं और अपने फियर्स को काबू पाने के लिए उनकी वर्शिप करते हैं ताकि हमारे ऊपर से जो किसी किस्म की जो भी हम पे मुश्किलात आ रही हैं उनको टाला जा सके. फिर सेकंड स्टेज आई पॉलीथीज्म की. इंसान ने अपने आप को मूव करवाया टुवर्ड्स द कंसेप्ट ऑफ गॉड्स. अब पॉलीथीज्म में बेसिकली क्या होता था कि इंसान ने मुख्तलिफ किस्म के गॉड्स को एज अ मीन्स ऑफ वर्शिप इस्तेमाल करना शुरू कर दिया. उन्होंने कहा कि हर चीज के मुख्तलिफ गॉड्स हैं, ठीक है, यानी कि सी को मैनेज करने के लिए एक अलग गॉड है, फॉरेस्ट को मैनेज करने के लिए एक अलग गॉड है और एग्रीकल्चर को मैनेज करने के लिए अलग गॉड है, और इस तरह से पूरा कंसेप्ट डेवलप हुआ. फिर आया मोनोथीज्म. तो बेसिकली मोनोथीज्म में क्या हुआ, इंसान ने अपने आप को शिफ्ट किया टुवर्ड्स द मोर एडवांस्ड स्टेज और इसके अंदर उन्होंने सिंगल गॉड का कंसेप्ट लिया. आजकल के रिलीजन्स आप देख लें, हम इस्लाम की एग्जांपल ले लें, हम क्रिश्चियनिटी की एग्जांपल ले लें, हम जुडाइज्म की एग्जांपल ले लें, तो उनमें एक सिंगल गॉड का कंसेप्ट पाया जाता है जो कि सारी चीज़ों का जिम्मेदार ठहराया जाता है और एक्चुअली वही ओमनीपोटेंट है, वही ओमनी प्रेजेंट है. तो वो डिवाइन पावर ऐसी है जो कि हर चीज़ डिटरमाइन करती है. तो ये थी थियोलॉजिकल स्टेज जिसमें हम हर चीज़ की एक्सप्लेनेशन रिलीजियस वाइज दे रहे थे. चाहे कोई बीमार होता है, कहीं रेन होती है, कहीं जलजला आता है, उसके बिहाइंड कुछ रिलीजियस पावर्स हैं जो कि ये कॉज कर रही है. नेक्स्ट स्टेज है हमारी मेटाफिजिकल स्टेज. बेसिकली ये 1300 सी से 1800 सी तक जाती है. इसमें इंसानों ने अपने सुपरनैचुरल एक्सप्लेनेशन को एब्स्ट्रैक्ट फिलोसफिकल आइडियाज के साथ रिप्लेस कर दिया. इसमें आप गॉड्स का कंसेप्ट नहीं रहा,
इसके अंदर नेचर, डेस्टिनी और इस तरह के आइडियाज को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाने लगी। यानी कि वो स्टेज है जिसके अंदर हमने फिलोसफिकल आइडियाज को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना शुरू कर दी। अब इसमें हम गॉड के कंसेप्ट को नहीं यूज करते थे बल्कि नेचर के कंसेप्ट को यूज करते थे। यानी कि नेचर एक ऐसा आइडिया है जो कि गॉड से डिफरेंट इन सेंस है कि इसमें हम किसी किस्म के इमोशनल एस्पेक्ट्स को इंटर नहीं करते। यानी कि जब हम ये बोलते हैं ना कि गॉड नाराज है इसीलिए उसने जो है किसी वी कैन से कि सूरत में हमें पनिश किया है, तो नाराजगी का फैक्टर हम उनके साथ एक इमोशन एसोसिएट करें, लेकिन नेचर के साथ हम कोई इमोशन नहीं एसोसिएट करते। हम कहते हैं कि भाई कुछ भी इवेंट अगर हुआ वो नेचर है, लॉ ऑफ नेचर ही ऐसा है, उसको होना ही होना था। अगर सपोजली कोई बीमार पड़ जाता है तो हम ये कहते हैं कि भाई उस इंसान की जो सोल है और बॉडी है उसके अंदर किसी ना किसी किस्म की इम्बैलेंसेस अगर हुए हैं, इवेंचुअली वो बीमार हो गए। ठीक है, हम इस तरह की डिस्क्रिप्शन दे देते हैं। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि कहीं रेन अगर हुई है तो ये लॉ ऑफ नेचर है, ये तो नेचर का हिस्सा है जो होती ही होती है। या कहीं अर्थक्वेक अगर हो जाए तो इवेंचुअली ये बोलेंगे कि भाई वर्ल्ड को बैलेंस करने के लिए जो है हर नेचर की तरफ से एक सिस्टम बनाया गया है कि भाई यहाँ जो है होनी चाहिए कुछ इस तरह का डिजास्टर आए ताकि जो है वर्ल्ड के ऊपर से जो बर्डन है, स्पेसिफिकली अर्थ के ऊपर से बर्डन है, वो खत्म हो जाए। तो हमने क्या है उसको रीजन क्या करार देना शुरू कर दिया, नेचर और डेस्टिनी को एज अ मींस करार देना शुरू कर दिया कि भी जितने इवेंट हो रहे हैं उनके बिहाइंड नेचर है या वहाँ डेस्टिनी का फैक्टर अप्लाई हो रहा है। यहाँ हम अब गॉड की डिस्क्रिप्शन को पुट नहीं कर रहे। तो याद रखिएगा कि मेटाफिजिकल स्टेज में सिंपल सी डिस्क्रिप्शन इस तरह से दी जाती है कि अगर कोई बीमार हो रहा है तो उसके बिहाइंड ये बताया जाता है कि उसकी बॉडी में, उसकी सोल में किसी किस्म के इम्बैलेंसेस अगर हुए इसलिए वो बीमार हो गया। या हम कह सकते हैं कि अगर कहीं अर्थक्वेक अगर हुआ है तो वह इसलिए हुआ है बिकॉज ये लॉ ऑफ नेचर है। ऑन दी अदर हैंड लास्ट स्टेज जो कि सबसे ज्यादा एडवांस स्टेज है हमारी थिंकिंग की, हमारी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की, और इसकी जो है क्या नाम है ज्यादा अहमियत इसलिए बिकॉज इट इज कंसिडर्ड द मोस्ट ऑथेंटिक मेथड और ऑथेंटिक स्टेज जिसको उसने साइंटिफिक या पॉजिटिव स्टेज का नाम दिया। 1800 सीई से स्टार्ट होती है और अभी प्रेजेंट दौर तक आपको दिखेगी। बेसिकली इसके अंदर हम साइंटिफिक मेथड्स का और एम्पेरिकल एविडेंसेस का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम अपने इर्द गिर्द होने वाले एस्पेक्ट्स को डिटरमाइन या अंडरस्टैंड कर सकें। इसमें क्या होता है, हम रेशनैलिटी और ऑब्जेक्टिविटी को इस्तेमाल करते हैं ताकि डिफाइन कर सके कोई फिनोमेना अगर हुआ है तो हम उसमें क्या करते हैं, रैशनल थॉट को इस्तेमाल करते हैं। और नॉट ओनली दैट बल्कि ऑब्जेक्टिविटी का भी इस्तेमाल करते हैं। अगर सपोजली कोई इवेंट अगर हो रहा है तो वो इसलिए अगर हो रहा है बिकॉज उसके बिहाइंड मुकम्मल तौर पर एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन और लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दे दी जाती है। सपोजली कोई इंसान बीमार हुआ है तो उसके ऊपर जर्म थ्योरी अप्लाई की जाती है कि भाई किसी को बैक्टीरिया या कोई जर्म या वायरस लग गया होगा इसलिए वो बीमार हो गया। दैट्स इट, इतनी सिंपल सी एक्सप्लेनेशन दी जाती है। इसमें किसी किस्म के सोल बॉडी का ताल्लुक नहीं बताया जाता। या हम कह सकते हैं कि कहीं वीकेंड के बारिश हुई है तो बारिश का एक सिंपल सा फिनोमेना बताया जाता है कि भाई जो वाटर था वो एवेपोरेट हुआ और इवेंचुअली वो क्लाउड्स में फॉर्म हुआ और इस तरह बारिश बरस गई। दैट्स इट, इतनी सी एक्सप्लेनेशन साइंटिफिक, तो बड़ी सिंपल सी और बड़ी ऑब्जेक्टिव सी एक्सप्लेनेशन जो कि टेस्टेबल होती है, एविडेंस बेस्ड होती है। तो साइंटिफिक स्टेज इज द मोस्ट एडवांस स्टेज ऑफ ह्यूमन इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। तो बेसिकली इन 3 स्टेजेस के थ्रू ऑगस्ट कॉम्टे ने हमें ये डिफाइन करने की कोशिश की कि इंसान ने अपनी हिस्ट्री से लेकर अब तक किस तरह से अपनी दुनिया को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की है। या तो पुराने जमाने में आप देख सकते हैं लोग मोस्टली थियोलॉजिकल स्टेज से ही एसोसिएट रहते थे। फिर इनलाइटनमेंट का जब दौर आया तो बेसिकली उसमें मेटाफिजिकल स्टेज की तरफ इंसान मूव करने लग गया और फिर उसके बाद साइंटिफिक स्टेज को जाने लग गया। तो वो कहते हैं कि ना सिर्फ ये कि सोसाइटीज इन्हीं स्टेजेस से गुजरती हैं, ह्यूमन थॉट इन्हीं स्टेजेस से गुजरती है, नॉट ओनली दैट बल्कि डिसिप्लिन्स भी इन्हीं स्टेजेस से गुजरते हैं। जो नेचुरल साइंसेज हैं वो बहुत तेजी से इन स्टेजेस से गुजरे हैं। लेकिन अगर हम सोशियोलॉजी की बात करें तो वो कहते हैं मैं अभी तक कंसिडर नहीं करता कि सोशियोलॉजी एक साइंटिफिक स्टेज को पहुंची है। वो इसलिए क्योंकि सोशियोलॉजी के अंदर बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि उसे साइंटिफिक स्टेज तक पहुंचने में रुकावट का बायस बन रहे हैं। इवेंचुअली वो चूंकि बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं, वी विल डिस्कस देम इन नेक्स्ट वीडियो। आपको आज ये ही याद रखना है कि इन्होंने अपनी स्टेजेस में क्या जिक्र किया और किस तरह की स्टेजेस बताई। बेसिकली इन स्टेजेस में सबसे पहली स्टेज थी थियोलॉजिकल स्टेज, देन मेटाफिजिकल स्टेज एंड देन साइंटिफिक स्टेज। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।